स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को जो कि होने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, साथ ही आपको हमारा वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले लगातार हम लोग कुछ वीडियो से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आधारित क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोगों ने कुछ वीडियो से लगातार देखना शुरू किया है, ठीक है। उससे पहले हम लोग साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को देखा था। उसके बाद जो है हम लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, संभवतः आगे जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है, वैसे ही क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। साथ ही मैंने इन सभी क्वेश्चंस का नोट्स जो है वो आपको लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के अंतिम में जो है वो मैं बताऊँगा कि आपको कैसे वो डाउनलोड करना है, ठीक है। पूरी तरह से जो है वो मेरे द्वारा बनाया हुआ नोट्स आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो कैसे डाउनलोड करना है ये आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। साथ ही अगर आपको किसी तरह से प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में तो आप बेझिझक जो है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बेझिझक लिखिएगा, ठीक है। पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग के उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। तो इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिस्पायरेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम को, ठीक है। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने कोशिका को देखा था, उत्तक को देखा था, साथ ही हम लोग ब्लड से रिलेटेड, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, साथ ही पिछले जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम को देखा था। इस वीडियो में हम लोग रिस्पायरेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा था वो मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर आपने उस सभी क्वेश्चनों को मिस किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है रिस्पायरेशन से संबंधित, ठीक है, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम होने वाला है आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम लोग देख भी रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम को और आज का टॉपिक भी है, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और उसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है। तो श्वसन की क्रिया जो है संपूर्ण शरीर के लिए, शरीर के जितने भी अंग हैं निरंतर कार्यरत रहते हैं, सभी के समूह को हम लोग श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। यानी श्वसन जो होती है हमारे शरीर में, श्वसन जो क्रिया होती है उसमें श्वसन को कराने के लिए जितने भी अंग भाग लेते हैं, ठीक है, उन्हीं के एक तंत्र बनता है, यानी सिस्टम बनता है, उसी को हम लोग श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। जिसमें हमारा नाक आता है, ग्रसनी आता है, स्वर यंत्र हो गया, ट्रैकिया, ब्रोंकस, फेफड़े, श्वसनिका व वायुकोश जो है वो शामिल होते हैं। अर्थात हमारी श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों के एक तंत्र को हम लोग श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्यतः नाक, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकस, फेफड़े, श्वसनिका व वायुकोश जो है वो आते हैं। तो ये हो गया हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब बढ़ेंगे हम लोग श्वसन क्रिया की तरफ, यानी रिस्पायरेशन की तरफ। एक बार सांस अंदर लेना तथा एक बार जो है सांस बाहर छोड़ना की क्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है। अर्थात सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि 2 चरणों में संपन्न होती है। अर्थात ये जो होती हैं वो 2 प्रक्रियाओं में खत्म होती हैं। पहला प्रश्वसन। प्रश्वसन का मतलब होता है कि हम लोग एक बार जब सांस को अंदर खींचते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रश्वसन, यानी इंस्पायरेशन, ठीक है। अर्थात प्रश्वसन में डायफ्राम की पेशियां तथा इंटरकोस्टल पेशियां जो होती हैं तंत्रिकाओं से उत्तेजित होकर, यानी स्टिमुलेट होकर एक ही साथ संकुचित होती हैं, यानी फैलती हैं, जिससे पसलियों तथा डायफ्राम ऊपर तथा बाहर की ओर एक साथ फैलते हैं, जिससे हमारे जो चेस्ट की गुहा होती है उसका आयतन बढ़ जाता है एवं खाली जो स्थान होते हैं वो बन जाते हैं। इसी खाली स्थान को भरने के लिए फेफड़े फैलते हैं और एल्वुलाई में जो है दबाव कम होता है। इसी कारण बाहर को वायु सांस खींचने पर वायुकोश में भर जाती हैं। इसी को हम लोग इंस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा लोग कि हमारा जो फेफड़ा है वो उतना ही श्वसन को बाहर फेंकता है, ठीक है, जितना कि उसको जरूरी होता है, ठीक है। हमारे जो श्वसन होती हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं एक बार में, उसमें कुल वायु का जो है हमको नीड जितना होता है उसका 1/10 ही भाग हम लोग ले पाते हैं या फिर छोड़ पाते हैं। अर्थात हमारे शरीर में अगर वायु का ज़रूरत है तो उसमें 1% जो है वो
हम लोग बाहर की ओर छोड़ते हैं और 1% जो है हम लोग वायुमंडल से ऑब्जर्व करते हैं। शेष जो 9% होता है वो हमारा फेफड़ा पहले से जो जमा रहता है या पहले से जो वहाँ पे स्टोर करके रखता है सांस, उसी को यूज करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्वसन, यानी हमारे शरीर में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना हमारे वायुमंडल से, ठीक है, हमारे वायुमार्ग द्वारा खींचना ही प्रश्वसन कहलाता है। यानी अंदर फेफड़े में जाना, वायुमंडल से हमारे फेफड़े में जाना प्रश्वसन कहलाता है और फेफड़ा से वायुमंडल में आना निश्वसन कहलाता है। अर्थात सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रश्वसन कहलाती है, साथ ही सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो निश्वसन कहलाती है। अर्थात जब डायफ्राम तथा पसलियों की पेशियों की तन्यता समाप्त होती है और पेशियाँ अपनी पूर्व स्थिति में आकर स्थिर होती हैं यानी शिथिल होती हैं, तो फेफड़े पर जो है दबाव पड़ता है, जिसके कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो दूषित वायु बाहर निकलती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया भी कि सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, तो सांस में हम लोग क्या है छोड़ते हैं, जो हानिकारक गैसेस होते हैं उन्हीं को हम लोग छोड़ते हैं, तो इसी को हम लोग निश्वसन के नाम से जानते हैं। और जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन वगैरह रहता है, नाइट्रोजन वगैरह रहता है, कुछ सूक्ष्म कण भी रहते हैं, ठीक है, साथ ही उसमें CO2 भी होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे लिए लाभदायक जो है वो वायु रहते हैं, तो उसको हम लोग प्रश्वसन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा श्वसन की प्रक्रिया जो कि 2 चरणों में संपन्न होती है। एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन, यानी प्रश्वसन प्रक्रिया और निश्वसन प्रक्रिया में जो है हमारी श्वसन की एक क्रिया जो है वो संपन्न होती है, जो कि हमेशा चलते रहती है। यानी प्रश्वसन और निश्वसन जो है हमेशा चलते रहता है। आदमी का ये जो क्रिया है उसी समय बंद होता है जब वो डेथ कर जाता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग फेरिंग्स की तरफ, ठीक है, जो कि एक रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन्स है उसके तरफ। तो ग्रसनी में जो है 5 अंग को निर्धारित अपने अपने मार्ग आकर खुलते हैं। अर्थात ग्रसनी में जो है वो 5 अलग अलग अंगों के जो दरवाजे हैं या मार्ग हैं वो आके खुलते हैं, जिनमें नाक, मुख, कान, पेट और फेफड़ा जो है वो जुड़े होते हैं। जब एक मार्ग खुलता है तो अन्य जो मार्ग होते हैं वो बंद हो जाते हैं। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था होती है। ग्रसनी जो है 12 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर लंबी पेशी से बनी मांसल नली होती है, जो ऊपर की ओर चौड़ी होती है तथा कपाल के आधार के निकट जो लैरिंग्स होता है उसके ठीक पीछे ये स्थित होती है। अर्थात लैरिंग्स के पीछे जो स्थित होता है वो होता है फेरिंग्स, जो कि 12 से 15 सेंटीमीटर तक लंबी मांसल रचना होती है। इसी में जो है वो 5 अलग अलग अंगों के मार्ग जो है आकर खुलते हैं, जिसमें हमारा नाक, मुंह, कान, पेट और फेफड़ा होता है। इसमें जब एक मार्ग खुलता है तो अन्य जो मार्ग हैं बंद हो जाते हैं। अर्थात नाक का अगर खुल रहा है तो अगले 4 का जो है वो बंद हो जाएगा। आगे है ग्रसनी को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला नासा ग्रसनी, जिसे हम लोग नेज़ोफेरिंक्स बोलते हैं, जो कि नासा गुहा के पीछे और ग्रसनी का आगे वाला भाग होता है। यहीं पर जो पोस्टीरियर नासा रंध्र होती है यानी पोस्टीरियर हेयर्स तथा जो श्रवण नलिका होती है, इन्हें ऑडिटरी ट्यूब्स आकर खुलती है। नासा ग्रसनी को पीछे की दीवार की छत पर उभरे हुए फेरेजियल टॉन्सिल होते हैं। इनको हम लोग एडेनोइड्स भी के नाम से भी जानते हैं। यानी फेरेजियल टॉन्सिल होता है जो नासा ग्रसनी यानी नेज़ोफेरिंक्स के ठीक ऊपर उभरे हुए रहते हैं, उसको हम लोग एडेनोइड्स भी बोलते हैं। इसके संक्रमित होने पर जो है सूजन आती है, जो ग्रसनी से वायु के आने जाने में बाधा डालती है तथा कुछ भी निगलने में दर्द होता है। अर्थात हमारे टॉन्सिल जब बढ़ जाता है या फिर संक्रमित हो जाता है जिसके कारण सूजन आ जाती है, तो उस स्थिति में जो है वो हमारा ना तो ठीक से सांस ले बनता है और ना ही जो निगलने में भी बन पाता है, उसमें दर्द वगैरह होता है। चलिए इसके दूसरे पार्ट्स को देखते हैं, तो वो है ओरोफेरिंक्स, जिसे हम लोग मुख ग्रसनी बोलते हैं, जो कि कंठ से सटा हुआ मुख गुहा के पीछे का भाग होता है। इसे हम लोग एपिग्लोटिस के भी नाम से जानते हैं। ओरोफेरिंक्स को हम लोग दूसरे नाम एपिग्लोटिस के भी नाम से जानते हैं, जो कि कंठ से सटा हुआ मुख गुहा होता है। ठीक है, यहीं से जो ओसोफेगस तथा ट्रैकिया होती है वहीं से प्रारंभ होती है। यानी एपिग्लोटिस से ही जो है हमारा ओसोफेगस और ट्रैकिया जो है वो प्रारंभ होती है। स्वर यंत्र ग्रसनी तथा मुख ग्रसनी की पेशीय वाली दीवारें ही निगलने की क्रिया को संपूर्ण करती हैं। मुख ग्रसनी की पार्श्विक यानी लेटरल भित्तियाँ जो होती हैं वो फोल्ड के बीच में लसिकीय उत्तक से बने उभार रहते हैं, जिनको हम लोग तालु या टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। साथ ही इन दोनों दाएं व चारों तरफ के टॉन्सिल में संक्रमण होने से श्रवण नलिका जो होती है यानी हमारा ऑडिटरी ट्यूब जो होता है, जिनके कारण हम लोग सुन पाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण सुनने में कठिनाइयाँ व कानों में साए साए की आवाज़
और बोलने में भी जो है वो कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये हो गया हमारा ओरोफेरिंक्स। साथ ही अगला जो है वह है तीसरा स्वर यंत्र ग्रसनी, जिसे हम लोग लैरिंजोफेरिंक्स के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा स्वर यंत्र ग्रसनी के इसी स्थान से पाचन तंत्र एवं श्वसन प्रणाली जो है वो अलग अलग होती है। यह ग्रसनी का सबसे नीचे का भाग होता है, यहीं से जो है वायु लैरिंक्स में जाती है। भोजन जो है पीछे की ओर ग्रास नली में जाता है। ग्रसनी की भित्ति में 3 स्तर होती हैं। इसका आंतरिक जो स्तर होता है वो श्लेष्मिक कला का होता है, जिसमें अनेक जो है म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं। नासा ग्रसनी के श्लेष्मिक स्तर में टॉन्सिल होते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया भी। साथ ही ग्रसनी के बीच का स्तर तंतु में उत्तक का बना होता है। नसिका के भाग में अपेक्षाकृत मोटा होता है, जहाँ पर पेशियों का अंश एकदम कम होता है, तथा नीचे स्तर का जो लेयर होता है वो पतला होता है, जहाँ पर पेशियों की परत मोटी होती है। ग्रसनी का बायां स्तर पेशी उत्तक से निर्मित होता है, जिससे ग्रसनी को संकुचित करने वाली 2 छोटी संकोचक पेशियाँ तथा 2 जोड़ी ग्रसनी का ऊपर उठाने वाली पेशियाँ मौजूद होती हैं। पीछे नासा रंध्रों से होकर नसिका गुहा से ग्रसनी के नासा ग्रसनी वाले भाग में पहुंची वायु मुख एवं स्तर यंत्र से होती हुई स्वर यंत्र में जो है हमारी वायु पहुंच जाती है। तो ये हो गया हमारा जो फेरिंग्स होता है उसके भाग। आगे बढ़ते हैं, अगला है श्वसन तंत्र के अंग यानी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो इसमें सबसे मेन जो है वो हमारा नाक आता है, जो कि गंध को पहचान करता है। श्वसन क्रिया में वह फेफड़ों तथा गैसों के आगमन हेतु यानी आवागमन हेतु रास्ता भी प्रदान करता है। साथ ही शुद्ध वायु शरीर में नाक द्वारा सर्वप्रथम ही प्रवेश करती है। इसको हम लोग श्वसन प्रणाली का मुख्य द्वार भी कहते हैं। अर्थात नाक जो है हमारे सबसे प्रमुख अंग है, जो कि एक दीवार का काम करता है, जिसमें वायु जो है वो शुद्ध वायु जो होती है वो हमारे नाक में से ही प्रवेश करती है, और अशुद्ध वायु जो है वो सबसे अंतिम जो भाग होता है, जिसके कारण जो है वो अशुद्ध वायु हमारे शरीर से बाहर निकल पाती है। नाक मुख गुहा पर स्थित होता है, यानी हमारे मुख जो है उसी पे स्थित होता है, तथा नासा विभाजक यानी नेजल सेप्टम द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है, जिसको हम लोग नथुने यानी नोस्ट्रिल्स के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा श्वसन तंत्र का सबसे मेन अंग नाक। दूसरा है फेरिंग, जो कि मैंने ऊपर बताया भी, जो कि 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी एक मांसल रचना होती है और ऊपर की ओर चौड़ी होती है। इसमें 5 जो अंगों के मार्ग हैं वो आकर खुलते हैं, जिसमें हमारा नाक, मुंह, कान, पेट और फेफड़ा होता है। ठीक है। तीसरा जो है वो है हमारा लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र। यह जो होती है वो ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक अंग है। यह गर्दन के ऊपरी भाग के सामने की ओर मुख में अंदर का जीभ के जड़ से स्थित रहती है। स्वर यंत्र ऊपर से चौड़ा परंतु नीचे से है त्रिकोणाकार, शंकरा व गोलाकार डिब्बे की समान होती हैं। इन दोनों तरफ में गर्दन की मुख्य रक्त वाहिनियाँ स्थित होती हैं। स्वर यंत्र 9 प्रकार की उपास्थियों यानी कार्टिलेज जो है, जो कि मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने देखा था उसमें भी बताया था उपास्थियों के बारे में, तो उसी से बना होता है, जिनमें थायराइड, क्रिकोइड एवं जो एपिग्लॉस होता है वो एकल उपस्थित होती हैं, यानी इसमें एकल यानी एक ही कार्टिलेज पाए जाते हैं, जबकि एडिटिनोइड, कार्बुकुलेट तथा क्यूनिफॉर्म जो होती हैं वो कार्टिलेज पेयर में होती हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैरिंग, जो कि ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक अंग होता है, और ये गर्दन के ऊपरी भाग के सामने मुख के अंदर जीभ की जड़ से सटा होता है। आगे है श्वास प्रणाली यानी जिसे हम लोग ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, जो कि 4 इंच से 5 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी बेलनाकार सी टाइप की एक अपूर्ण रिंग से बनी नली होती है। ठीक है। ये हमारे वक्ष स्थल में मौजूद होती हैं, यानी हमारे ट्रैकिया जो है वो 4 से 5 इंच लंबा, 1 इंच चौड़ा और बेलनाकार सी आकृति की एक अपूर्ण रिंग होती है, जो कि ये वक्ष स्थल में स्थित होती है। यह नली जो होती है वो भोजन गली यानी ओसोफेगस जो होता है उसके सामने स्थित स्वर यंत्र, जिसको हम लोगों ने ऊपर देखा, जिसे हम लोग लैरिंक्स के नाम से जानते हैं, से छठे सर्वाइकल कशेरुका के स्तर से प्रारंभ होती है और 5वीं वक्षीय कशेरुका के ऊपरी किनारे यानी अपर बॉर्डर पर आकर हृदय के ऊपर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। इसी को हम लोग ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेकिया। अब बढ़ेंगे हम लोग, जो ट्रेकिया होता है जो आगे हृदय के ऊपर 2 शाखाओं में विभक्त होता है, जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, उसके तरफ। तो ब्रोंकाई जो होता है वो एक स्वर यंत्र जो होता है यानी लैरिंक्स से छठे सर्वाइकल कशेरुका के स्तर से प्रारंभ होता है और 5वीं वक्षीय के ऊपर 2 शाखाओं में बढ़ता है। इसी को हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, जो कि ट्रैकिया का ही एक पार्ट होता है। साथ ही अगला है फेफड़ा, जिसे हम लोग लंग्स बोलते हैं। सबसे मेन जो हमारा अंग है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है फेफड़ा। ठीक है। और भी हैं, सभी हैं,
लेकिन ये जो है इसका काम कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि यही जो होता है वो ब्लड को शुद्ध करता है और इसी में जो है हमारे कुल वायु का लगभग 90% जो वायु है इसी में सुरक्षित रहता है, यानी स्टोर होकर रहता है। हमारे शरीर के कुल वायु का जो 90% है वो इसी में स्टोर होकर रहता है। फेफड़े का मुख्य कार्य वायुमंडल से आई हुई वायु को तथा हृदय से आए हुए अशुद्ध रक्त दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाना, अर्थात अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना इसी का काम होता है। अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ऑक्सीजनेट करता है। फेफड़े शरीर के मध्य रेखा पर मीडियस्टिनम तथा हृदय के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच के मीडियस्टिनम में हृदय तथा मुख्य रक्तवाहिनियाँ एवं पल्मोनरी शिराएं, वेना कावा, एजाइगोस शिरा, थोरासिक डक्ट तथा ग्रास नली यानी ओसोफेगस जो है वो स्थित होते हैं। तो ये हो गया हमारा फेफड़ा। ठीक है, आगे है ब्रोंकियोलस यानी श्वसनिका। जो ब्रोंकियोलस होते हैं उसकी नलिका में उपास्थि यानी कार्टिलेज जो है वो उपस्थित नहीं होती हैं, बल्कि ये जो होती हैं वो पेशीय तंतु व लचीले ऊतकों से बनी होती हैं। अर्थात हमारी श्वसनिका जो होती हैं वो कार्टिलेज की नहीं बनती हैं, बल्कि ये पेशीय तंतु और लचीले ऊतकों से बनी होती हैं। इन नलियों में भी सिलिएटेड एपिथेलियम की रोमक परत का स्तर होता है और आगे की तरफ नलियाँ जो हैं पतली और छोटी होती चली जाती हैं। उसी अनुपात में तंतुमय ऊतक पेशी भी समाप्त होती हैं, तब नलिकाएं जो है बहुत बारीक होकर लघु कोशीय नली, जिसे हम लोग टर्मिनल ब्रोंकियोलस बोलते हैं, वो बन जाती हैं, जो एक प्रकार की एपिथेलियम की कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो ये हो गया हमारा ब्रोंकियोलस। आगे है एल्वुलाई। ठीक है, आगे है एल्वुलाई, जिसे हम लोग वायु कोश के नाम से जानते हैं। जो टर्मिनल ब्रोंकियोलस होता है वो विभाजित होकर सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म वायु कोशों की नलिका, जिसे हम लोग एविरोडक्ट के नाम से जानते हैं, जो वायु कोशिका के वायु कोश यानी एयर सैक में खुलती है। ये वायु कोश एल्वुलाई कैपिलरीज के जाल से घिरी होती हैं। इन्हीं वायु कोशों की भित्तियाँ, जिनकी भित्ति एक्वेमस एपिथेलियम से स्तरित यानी ढकी रहती हैं, के द्वारा ही शुद्ध एवं अशुद्ध गैसों का आदान प्रदान रक्त के साथ करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्वुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वर यंत्र के आधार से सामने की तरफ थायराइड उपस्थिति से इलास्टिक यानी लचीले संयुक्त से बनी पतली धागे जैसी लंबी संरचनाएं प्रारंभ होती है, जो पीछे को एरिटेनाइड उपस्थिति तक अवस्थित होती हैं। इन्हीं रचनाओं को हम लोग वास्तविक यानी ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं। इसके ठीक ऊपर एक जोड़ा कूट स्वर रज्जु होता है यानी फॉल्स वोकल कॉर्ड भी मौजूद होता है, जिनका ध्वनि या स्वर उत्पन्न करने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, स्वर रज्जु जो होते हैं वो हमारे शरीर में ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो होता है ट्रू वोकल कॉर्ड और एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड ही जो होते हैं वो हमारे शरीर में ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, या हम जो बोल पाते हैं उसको उत्पन्न करते हैं। लेकिन फॉल्स जो वोकल कॉर्ड होते हैं, जो जोड़ा में मौजूद होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड के ठीक ऊपर, वो ध्वनि को किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं करते हैं या उसमें सहयोग नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग स्वर रज्जु की संरचना की तरफ। तो स्वर यंत्र की जो छोटी छोटी पेशियाँ होती हैं, ठीक है, जो वास्तविक स्वर रज्जु की एरिटेनॉइड उपस्थिति में यानी कार्टिलेज में संलग्न रहती हैं, और भेगस तंत्रिका की शाखाएं लेरेंजियल तंत्रिका के द्वारा शासित होती हैं। इस तंत्रिका के द्वारा पेशियों में संकुचन यानी फैलाव होता है। परिणाम स्वरूप एरिटेनाइड उपस्थिति यानी जो कार्टिलेज होते हैं स्वर रज्जु के आपस में निकट लाती हैं, जिसके कारण दोनों के बीच की जगह जो होती है वो छोटी हो जाती हैं। स्वर रज्जुओं में कंपन होने लगती है, जिसके कारण जो है वो ध्वनि स्वतः उत्पन्न होती है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड के क्या क्या कार्य हैं? तो पहला, सांस द्वारा ली गई वायु ग्रसनी से स्वर यंत्र में पहुंचती हैं। उसके बाद वायु जो है श्वास प्रणाली में चली जाती है। नसिका गुहा की भांति यहाँ पर वायु जो है नम तथा गर्म हो जाती है। जो हमारा स्वर रज्जु है वही जो है वायु को नम तथा गर्म करने के लिए कार्य करता है। और दूसरा है ये ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। स्वर रज्जु का काम ही है ध्वनि उत्पन्न करना। साथ ही भोजन को निगलते समय ये ऊपर उठ जाता है और ग्रसनी से अपने अंदर की ओर खुलने वाली छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे भोजन जो है ग्रास नली में चला जाता है और श्वसन मार्ग से होकर फेफड़े में नहीं जाता है। अर्थात ये जो है वो जब भोजन हम लोग करते हैं उस समय ये अपने आप को बंद कर लेता है, जिससे भोजन जो है वो जिस जगह जाना होता है यानी ग्रास नली ओसोफेगस उसी में जाता है। ठीक है, ये फेफड़े में रिवर्स भोजन को नहीं आने देता है। ठीक है, अगर फेफड़े में जाए तो उस कंडीशन में भोजन जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक पैदा कर सकता है। वो ओसोफेगस में जो रास्ता उसका उचित है
भोजन का उसी में भेज देता है, ताकि अगर फेफड़े में जाए भोजन तो उस कंडीशन में जो है हमारे शरीर में बहुत तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो उसी परेशानी को बचाने के लिए ये जो है वो स्वतः को बंद कर लेता है, जिससे भोजन जो है वो फेफड़े में ना जाए। तो ये था जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है उससे संबंधित आज पार्ट 1। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। साथ ही मैंने जैसे कि वादा किया था, ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल तथा इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है, उस पर आप टैप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है ग्रुप के माध्यम से मैं हमेशा जो है निरंतर वो साझा करते रहता हूँ। साथ ही उसमें अगर आप किसी तरह का प्रश्न पूछना चाहें तो उसमें भी आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बेझिझक लिख सकते हैं। पूरा कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।